नमस्कार बच्चों, बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने पश्च निषेचन घटनाओं के अंतर्गत भ्रूण के निर्माण को पढ़ा। पश्च निषेचन घटनाओं को हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के नाम से भी जानते हैं, अर्थात निषेचन के बाद होने वाली घटनाएं जो किसी पुष्प के अंडाशय या हम कहें बीजांड में होती हैं, जिसके अंतर्गत हमने द्विगुणित युग्मनज यानी कि जाइगोट से भ्रूण के विकास को देखा। भ्रूण के विकास को हमने द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री दोनों पौधों में पढ़ा। आज का वीडियो भ्रूण पोष से संबंधित है। आज हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से भ्रूण पोष का निर्माण होता है, इसके कौन कौन से प्रकार हैं तथा इसके क्या कार्य हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है भ्रूण पोष का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। तो पहले हम इसके विकास को देखेंगे, इसके बाद हम भ्रूण पोष के प्रकार को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि भ्रूण पोष का निर्माण किनसे होता है। ठीक है, तो हमने अभी तक पढ़ा कि द्विनिषेचन की घटना हुई, डबल फर्टिलाइजेशन हुआ, जो कि आवृत्ति बीजी पौधों का लक्षण है, जो अन्य पौधों में देखने को नहीं मिलता। आवृत्ति बीजी पौधों को हम पुष्पीय पौधे या इन्हें हम एंजियोस्पर्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इनमें आपकी दो रचनाएं बनी थी निषेचन के बाद। एक कहते हैं आप युग्मनज का निर्माण होता है जो आगे चल कर के भ्रूण बनाता है, जो हमने पढ़ लिया। इसके बाद दूसरी रचना बनी थी जिसे हम कहते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, जो कि 3N है, यानी त्रिगुणित रचना थी और त्रिक संलयन ट्रिपल फ्यूजन के फलस्वरूप बनी थी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, इसी में आगे विभाजन होता है और यह विकास करके भ्रूणपोष का निर्माण करता है, एंडोस्पर्म को बनाता है। तो हमने क्या पढ़ा कि प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जो कि त्रिगुणित रचना है, इससे आगे चल करके भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। ठीक है, अब इसके कार्य को देख लेते हैं। तो मुख्य रूप से इसका कार्य होता है कि इसमें संचित भोज्य पदार्थ होते हैं। यह भोजन संग्रह करने का मुख्य ऊतक है। ठीक है, तो अब इसमें भोजन संग्रह होता है तो किस रूप में होता है? तो मुख्य रूप से मंड के रूप में इनमें भोजन संचित होता है, जिसे हम मंड को हम स्टार्च भी बोलते हैं। ठीक है, इसका कार्य क्या है? तो सबसे पहला कि जब कोई भी भ्रूण विकसित होता रहता है तो उसे भोज्य पदार्थ कौन उपलब्ध कराता है? भ्रूणपोष। ठीक है, तो एक विकसित होते हुए भ्रूण को, एम्ब्रियो को भोजन कहाँ से मिलता है? भ्रूणपोष के माध्यम से। ठीक है, भ्रूणपोष बदले में आपने पढ़ा होगा बीजांड काय, न्यूसेलस, इससे भोजन लेता है। ठीक है, तथा जब भी किसी बीज का अंकुरण होता है, हम बीज बोते हैं और वो अंकुरित होकर नया पौधा बनाता है, उस समय भी ऊर्जा की आवश्यकता होती, कई सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो उस समय भी संचित जो भोज्य पदार्थ भ्रूणपोष में होते हैं, वही बीज के द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर जो आपके एक बीजपत्री पौधे होते हैं, उनमें उनके बीजों में भ्रूणपोष बीज के अंकुरण के समय तक भी बना रहता है। लेकिन अगर ज़्यादातर द्विबीजपत्री पौधे की बात करें तो उनके बीज में भ्रूणपोष नहीं रहता, भ्रूण के विकास के दौरान ही समाप्त कर लिया जाता है। ठीक है, तो द्विबीजपत्री पौधों में जो संचित भोजन है, जो कि बीज के अंकुरण में इस्तेमाल होता है, वह बीज पत्रों के माध्यम से जाता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर कुछ ऐसे भी बीज होते हैं जिनमें बीज के अंकुरण की अवस्था तक भ्रूणपोष बना रहेगा, जिसे हम भ्रूणपोषी बीज कहेंगे। ठीक है, ये हम अगले लेक्चर में जानेंगे कि भ्रूणपोषी और अभ्रूणपोषी बीज क्या होते हैं। ठीक है, और इनके उदाहरण पढ़ेंगे। तो चलिए इनके प्रकार को देख लेते हैं। तो भ्रूणपोष किस प्रकार से बनता है, इस आधार पर भ्रूणपोष के निम्नलिखित 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट हाउ दे फॉर्म, ये कैसे बन रहे हैं, इस आधार पर मुख्य रूप से 3 प्रकार के भ्रूणपोष देखने को मिलते हैं। सबसे पहला टाइप पढ़ते हैं हम केंद्रकीय भ्रूणपोष, जिसे हम न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। ठीक है, आप इस डायग्राम को फोकस करिए, इससे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये भ्रूणकोश का डायग्राम है, ये पूरा एम्ब्रियो सैक। ठीक है, इसके अंदर ये रचना है जो अभी आपको बताई, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र। ठीक है, तो अभी और ये वाली जो घटना है ये युग्मनज था, जिससे कि
आपका क्या बन गया, भ्रूण बन गया है। तो ये वाली रचना पे हमको ध्यान नहीं देना है क्योंकि इसका निर्माण हो चुका है। ये वाली रचनाओं पे हमें ध्यान केंद्रित करना है। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, तो सबसे पहला ये एक केंद्रक था, प्राथमिक भ्रूणपोष का केंद्रक। इसमें एक विभाजन होता है जिसके तहत क्या होता है, दो केंद्रक में ये बढ़ जाता है। तो आपको बीच में यहाँ पे दो केंद्रक दिख रहे होंगे, ये एक केंद्रक दो में बटेगा तो यहाँ पे अगली अवस्था में आपको दो केंद्रक देखने को मिलता है। इसी प्रकार से ये जो दो केंद्रक हैं ये कई बार विभाजित होते हैं और इस प्रकार से कई बार आपकी जो केंद्रक होता है ये कई बार लगातार विभाजित होता रहता है, जिसे हम स्वतंत्र केंद्रीय विभाजन कहते हैं, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, यानी कि केंद्रक का कई बार विभाजित होते रहना। ठीक है, यहाँ पर केंद्रक विभाजित हो रहा है। आपको यहाँ पे जितनी रचनाएं दिख रही हैं ये सिर्फ केंद्रक है। ठीक है, इनके चारों तरफ कोशिका भित्ति नहीं बन रही है। अगर कोशिका भित्ति किसी केंद्रक के तरफ के चारों ओर बन जाती है तब हम इसे कोशिका कहने लगते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ स्वतंत्र केंद्र के विभाजन हो रहा है, सिर्फ केंद्रक बार बार विभाजित हो रहा है और इनके बार बार विभाजित होने से इस प्रकार से भ्रूण कोश में कई सारे केंद्रक देखने को मिल रहे हैं। अगली अवस्था में क्या होता है कि सारे के सारे केंद्रक जो होते हैं वो परिधि की ओर, आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे किनारे के ओर शिफ्ट हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं और बीच में इस प्रकार से एक खाली गुहा सी बन जाती है। ठीक है, जिसे हम रिक्तिका कहते हैं। तो बीच में खाली रिक्तिका बन जाने से सारे के सारे जो केंद्रक होते हैं वो केंद्र से परिधि की ओर, यानी यहाँ से परिधि की ओर व्यवस्थित हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, अंतिम अवस्था तक आते आते अंत में क्या होता है, धीरे धीरे ये जो केंद्रक है सभी केंद्रकों के चारों ओर, यानी मान लिया यह एक केंद्रक है, इसके चारों ओर क्या होती है, कोशिका भित्ति का निर्माण होने लगता है, यानी केंद्रक के चारों ओर कोशिका द्रव्य इकट्ठा होने लगता है और कोशिका भित्ति बन जाती है। तो इस प्रकार से क्या होगा, आप ये डायग्राम को देखिए, अंत में क्या होता है कि सभी कोशिकाओं केंद्रक के चारों ओर इस प्रकार से कोशिका भित्ति बन जाती है और धीरे धीरे यह केंद्रकी से कोशिकीय प्रकार में बदल जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह की व्यवस्था जो है देखने को मिलती है। अब यहाँ देखें कि जो इसमें कोशिका भित्ति का निर्माण हो रहा है, यानी ये केंद्रक है, इसके चारों तरफ कोशिका भित्ति बन रही है, ये परिधि की तरफ से बनती है। ठीक है, यानी किनारे से सबसे पहले जो किनारे केंद्रक होते हैं इनमें कोशिका भित्ति बनेगी। यहाँ दिख रही है ये एक एक कोशिकाएं हैं, ये एक एक सेल्स हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, किनारों पर जितने भी केंद्रक थे उनमें सबसे पहले कोशिका भित्ति का निर्माण होगा और धीरे धीरे परिधि से ये केंद्र की ओर इसका निर्माण आगे बढ़ेगा और अंत में आप देखेंगे कि पूरा का पूरा भ्रूण कोश ही क्या है, किसमें बदल जाएगा, कोशिकीय भ्रूणपोष में बदल जाएगा। ठीक है, अंदर की ओर ये जो आपका ये रचना दिख रही है। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी भ्रूणपोष होगा अब ये कैसा हो जाएगा, कोशिकीय सेलुलर प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, ये लिख दिया कि अंत में भ्रूण यहाँ पे भ्रूणपोष होगा ये बहुकोशिकीय हो जाता है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो उदाहरण के तौर पे कैप्सुला, सूरजमुखी, गेहूँ, व्हीट में, चावल और मक्के आदि में इसी प्रकार का यानी केंद्रकीय भ्रूणपोष पाया जाता है। ठीक है, आपका दूसरा उदाहरण है कोशिकीय भ्रूणपोष यानी सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक है, तो इस प्रकार का जो भ्रूणपोष होता है इसमें भ्रूणपोष केंद्रक के प्रत्येक विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य विभाजन हो जाता है, जिससे ये शुरुआत से ही कोशिकीय हो जाता है। यहाँ पे डायग्राम देखिए, ये इस प्रकार से एक प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक था, इसमें विभाजन हुआ तो ये आपकी एक केंद्रक दो में बढ़ गई, यानी एक न्यूक्लियस दो में बढ़ जाता है। और जैसे ये दो केंद्रक बढ़ जाता है इनके बीचों बीच में क्या होती है, इस प्रकार से क्या होता है, कोशिका विभाजन हो जाता है। इस प्रकार से हमें दो कोशिकाएं मिल जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि केंद्रक विभाजन के साथ साथ केंद्रक तो विभाजित हो ही रहा है लेकिन इनके बीच में क्या होती है, कोशिका द्रव्य का भी विभाजन हो जाता है। तो आधा कोशिका द्रव्य इनमें चला जाता है और इस आधा इनकी कोशिका में। तो यहाँ पे ये दो कोशिकाएं बन गई। इसके बाद लगातार ये
ये केंद्रक और ये केंद्रक विभाजित होते रहता है। तो जितनी बार केंद्रक विभाजन होता है उतनी बार ही कोशिका द्रव्य का भी विभाजन होता है, यानी कि उतनी ही कोशिकाएं बनती जाती हैं। तो हर केंद्रक विभाजन के साथ साथ कोशिका द्रव्य का विभाजन भी होता है इनकी, और यह क्या होता है, कोशिकीय बनते चला जाता है। ठीक है, तो अंत में आप देखेंगे कई सारी कोशिकाएं भ्रूणपोष की यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इस प्रकार का आपका विकास कोशिकीय भ्रूणपोष कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मैग्नोलिया, धतूरा में, इम्पेटाइन्स में और पिट्यूनिया आदि में। ठीक है, जो कोशिकीय भ्रूणपोष होता है ये आपके ज़्यादातर द्विबीजपत्री जो आपके पौधे होते हैं, ठीक है, लगभग 72 आपकी कुल लिखे जाते हैं, उनमें इसी प्रकार का जो भ्रूणपोष है देखने को मिलता है। जो इसके पहले आपने जो केंद्रकीय भ्रूणपोष पढ़ा, ये सबसे कॉमन टाइप है, सबसे कॉमन प्रकार का है, और ये ज़्यादातर एंजियोस्पर्म यानी कि पुष्पीय पौधों में पाया जाता है। ठीक है, अब तीसरा प्रकार देख लेते हैं। ये जो तीसरा प्रकार है जिसे हम हिलोबियल भ्रूणपोष या हिलोबियल एंडोस्पर्म के नाम से जानते हैं, ये मुख्य रूप से आपके 19% ही आवृत्ति बीजी पौधों में पाया जाता है, वह भी आपकी एक बीजपत्री पौधों में। ठीक है, तो आपके आवृत्ति बीजी पौधों में मिलेगा, उसमें से भी एक बीजपत्री पौधों में पाया जाएगा। इसमें क्या होता है, इनकी जो स्थिति होती है ये आपकी केंद्रकीय भ्रूणपोष जो सबसे पहले पढ़ा, और दूसरा कोशिकीय भ्रूणपोष, इनके बीच की स्थिति है, यानी इनमें यहाँ पे दोनों अवस्थाएं देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या होता है, भ्रूणपोष केंद्रक में पहली बार विभाजन होता है, तो इसमें कोशिका भित्ति का निर्माण हुआ, यानी कि यहाँ पर अगर एक केंद्रक था, ठीक है, यहाँ पे समझिए ये शुरू में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक था, ये 1 से 2 में बटा। जैसे ये 1 से 2 में बटा तो यहाँ पर क्या होता है, कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। या इस डायग्राम में आप देखिए, यहाँ पर बीच में कोशिका भित्ति बन गई, यानी कोशिका द्रव्य भी विभाजित हो गया है। तो एक केंद्रक ये हो गया, एक केंद्रक ये हो गया, और इनके बीच में विभाजन हो गया, और ये 2 अलग अलग कोशिकाएं बन गई। तो पहली बार जब केंद्रक विभाजित होता है तो इनके बीच में कोशिका द्रव्य का भी विभाजन हो जाता है, इस प्रकार से 2 कोशिकाएं बन जाती हैं। लेकिन इसके बाद जितने भी विभाजन होंगे, उनमें कोई भी कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता, कोई भी कोशिका निर्माण नहीं होता। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसके बाद 1 से 2 केंद्रक में यही केंद्रक 1 से 2 में बट गया, यहाँ पर केंद्रक 2 में बट गया, लेकिन इनके चारों तरफ कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हुआ है, और यही केंद्रक बार बार विभाजित होते रहते हैं। इसके बाद क्या है, स्थिति कैसे हो जाती है, केंद्र की हो जाती है, बार बार केंद्रक विभाजित होते हैं इस प्रकार से। और यह कैसे हो जाएंगे, बिल्कुल पहले प्रकार के समान ही सारे केंद्रक जो हैं वो परिधि की ओर व्यवस्थित हो जाएंगे, इनके बीच में खाली रिक्तिका बन जाती है, और अंत में होते होते तक क्या हो जाएंगे, इनके चारों तरफ क्या हो जाएंगी, हर केंद्रक के चारों तरफ कोशिका द्रव्य इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, और यह कोशिकीय प्रकार में बदल जाता है। ठीक है, तो अंतिम अवस्था होते तक यह कोशिकीय अवस्था में बदल जाएगा। तो इस प्रकार का आपका डेवलपमेंट या विकास हिलोबियल प्रकार का कहलाता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है आपका एरीमुरस एस्फोडिलस प्लांट में देखने को मिलता है। अब कुछ खास प्रकार का आपका जो डेवलपमेंट है वो आपके नारियल के जो आपका बीज है, एंडोस्पर्म कह सकते हैं, उसमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप इसके थोड़ा स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये सबसे बाहर, यानी कि अगर फल भित्ति देखें, क्योंकि ये नारियल का फल लिखा जाता है, फ्रूट है, ये पूरा का पूरा उसका फल है, जो कि जिसके बीच में आपका बीज है। ठीक है, तो ये जो ये आपका फल है, ठीक है, इसकी सबसे बाहर वाली जो लेयर है ये आपकी है इस प्रकार से, और बीच का जो भाग है जिसे मीजोकार्प लिखा जाता है, मध्य फल भित्ति, इसे कॉयर कहा जाता है। ठीक है, जटा वाला भाग इसे हम कॉयर कहते हैं। जो बीच में आप देखते हैं जटा वाला भाग होता है उसे मध्य फल भित्ति कहते हैं, और सबसे बाहर वाला जो भाग होता है उसे हम बाह्यफल भित्ति कहते हैं, और सबसे अंदर आप देखते हैं जो कठोर होती है, ठीक है, इसे हम अंतःफल भित्ति कहते हैं। तो ये तो फल की भित्ति हो गई, और बीच में जो ये वाला भाग है, जो बीज वाला भाग है, ये पूरा का पूरा। ठीक है, तो शुरुआती अवस्था में जब बीज नहीं बना होता है तो आप देखते हैं कि नारियल में पानी यानी कि द्रव्य जैसी स्थिति होती है, यानी द्रव्य भरा होता है। ठीक है, तो जो द्रव्य होता है वह क्या होता है, उसे हम लिक्विड एंडोस्पर्म कहते हैं, यानी द्रव्य भ्रूणपोष होता है वह।
ठीक है, या इसके पानी में बहुत सारे केंद्रक, आपके भ्रूणपोष केंद्रक तैरते रहते हैं। तो जो लिक्विड वाला भाग होता है तरुण अवस्था में, शुरुआती अवस्था में, यंग स्टेज में, जब नारियल में बीज नहीं बना होता है, तब उसमें जो भी आपको द्रव्य दिखाई देता है उसमें भ्रूणपोष के केंद्रक होते हैं। ठीक है, तो वह कौन सा भाग हो गया? वह लिक्विड एंडोस्पर्म या द्रव्य भ्रूणपोष कहलाता है। ठीक है, जिसमें कि बहुत पोषक पदार्थ होते हैं। आगे दूसरा आपका, जब ये क्या होता है, इस प्रकार से ये दिख रहा है, सॉलिड हो जाता है, यानी कोशिकीय भाग में बदल जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा, केंद्रक के चारों ओर कोशिका द्रव्य इकट्ठा होगा और ये इस प्रकार से जो सफ़ेद रंग की संरचनाएं दिखाई देती है, ये क्या है, ठोस हो जाता है। तब हम इसे कहते हैं कोकोनट मीट। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, कोकोनट मीट, जो कि आपको सफ़ेद रंग का दिखाई देता है, उसमें बदल जाता है। ये कोशिकीय एंडोस्पर्म है, यानी कोशिकीय भ्रूणपोष। तो आपने देखा कि नारियल में दोनों प्रकार का भ्रूणपोष मिला। जब यह तरुण अवस्था में रहता है, जिसे हम कोकोनट मिल्क या कोकोनट वाटर कहते हैं, जो पानी होता है कोकोनट में, वह आपका केंद्रकीय भ्रूणपोष है। और जो आपका सफ़ेद भाग है, खाने वाला भाग, ठीक है, इसे कोकोनट मीट कहा जाता है, उसे हम कोशिकीय भाग कहते हैं। तो इसमें दोनों प्रकार का भ्रूणपोष देखने को मिलता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम भ्रूणपोषी एवं अभ्रूणपोषी बीज के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।